नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, आपको और बाबा जी आपको सभी को नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, बाबा रामदास जी से हम लोग तमाम विषयों पर बात करते हैं, लेकिन एक खास विषय है जिस पर हम पहलवान जी से यानी बाबा रामदास जी से एक खास नजरिए से बात करते चले आए हैं प्रारंभ पर। वो है रेसलिंग, भारतीय कुश्ती। कुश्ती पिछले 1 सवा साल से लगातार चर्चा में है। किस तरह की चर्चाओं में है ये सब आप जानते हैं। जो पिछली चर्चा हमने प्रारंभ के इस मंच पे किया था वो था एशियन खेलों में बजरंग पूनिया अपने कुश्ती के सारे मैचेस उन्होंने तो मतलब एक आध जीता भी, लेकिन हारे और एक तरह से बड़ी शर्मनाक उनकी पराजय हुई। तो इस पर हमारी लास्ट बातचीत हुई थी बाबा जी के साथ, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा देखने को। आइए जरा बाबा जी से मुखातिब होते हैं। बाबा जी, बजरंग पूनिया साहब चले आए, जो शर्मनाक हार हुई। हम पिछली बातचीत अगर मैं याद करूं तो आपने बड़ा उसको विस्तार से बताया भी था, पूरी अंदर बाहर की कहानी। लेकिन सर, ऐसा हो नहीं सकता कि जो कुश्ती लगातार अखाड़े से बाहर राजनीति के मैदान पर लड़ी जा रही है उसमें कुछ हो ना रहा हो। तो अपडेट एक तरह से दर्शकों के सामने सर, क्या है इस समय हाल और क्या है तापमान कुश्ती का, भारतीय अखाड़ों का? सर, जब से बजरंग पुनिया एशियन गेम्स से लौटे हैं ना, वो एक अपने बिल में वापस चले गए। कोई उनकी सूचना नहीं है, कोई समाचार नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो हैंडलर्स थे उन्होंने उनको लाई लो, मतलब थोड़ा शांत रहो, इसका कुछ पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली लगती है उनको। तो असली गर्मी इस समय चल रही है कोर्ट रूम में। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी इनके गैंग ने, उस पर चार्ज की बहस चल रही है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, वहां बड़ी गर्मा गर्मी है। तो असली एक्शन वहां शिफ्ट हो गया है। अच्छा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि देखिए, ठीक है, खिलाड़ी हैं, कभी हार कभी जीत, लेकिन ये चर्चा भी आप लगातार इस पर बहुत मुखर रहे हैं। बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, इनको भी आप जो है चहेटते रहते हैं अपनी बातचीत में। तो वो भी इसी वजह से ना कि ये खिलाड़ी अपने जो है खेल के मैदान में यानी कि अखाड़े में नहीं उतर के बल्कि बाकी जगहों पे घूम रहे थे और नेतागिरी कर रहे थे। तो ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं कि इस समय अखाड़े में तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है लेकिन कोर्ट रूम में गर्मी है, तो क्या प्रगति है इस पूरे केस में? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम भी इस पर जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में कोर्ट केस जो है उसका क्या अपडेट है सर अभी तक? सर, चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम होने पे बहस चल रही है। तो उसमें प्रोसिक्यूशन ने अपनी बहस समाप्त कर ली है। अब डिफेंस काउंसिल जो है, वो राजीव मोहन नाम है उनका, वो बहस कर रहे हैं। और उन्होंने एक प्ली ली थी, एक तर्क दिया था कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि यदि किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको अगर बरी कर दिया गया है तो अब आप उसी केस को दोबारा कोर्ट में परसू नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैंने भी पढ़ी है वो रूलिंग। तो वो कह रहे थे इस केस में जो ओवरसाइट कमेटी गठित की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा, उसमें 6 या 7 प्रमुख खिलाड़ी और खेल प्रशासक थे। उसने हमको क्लीन चिट दिया है। तो खिलाड़ियों की जो वकील है प्रोसिक्यूशन में, उनकी जो प्राइवेट वकील है मिसेस सुश्री रबेका जॉन, वो कहते हैं नहीं, ओवरसाइट कमेटी ने कोई इनको क्लीन चिट नहीं दिया। तो राजीव मोहन ने कहा, अरे भैया, अगर क्लीन चिट नहीं दिया तो दोषी भी तो नहीं ठहराया। हाँ, ये भी बात है, ठीक बात है। और जो कोचेस इन्वॉल्व थे, जिन कोचेस का नाम लिया गया था उस पूरे प्रकरण में,
उनको भी क्लीन चिट दी गई है, उनको तो बाकायदा क्लीन चिट दी गई है। तो रेबेका जॉन ने कहा कि नहीं वो तो बड़ी घटिया सी जी एक जांच कराई थी, इट वाज अ शॉडी ये, और उसका कोई महत्व नहीं है, उसका इस मुकदमे से कोई संबंध ही नहीं है। तो बचाव पक्ष ने कहा कि 1050 पेजेस की चार्जशीट में बहुत बड़ा हिस्सा चार्जशीट में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट को बनाया गया है आधार। सारे एफिडेविट्स जो ओवरसाइट कमेटी के सामने दिए गए खिलाड़ियों द्वारा, गवाहों द्वारा, और सारी रिकॉर्डिंग वीडियो ऑन कैमरा हुई है सारी प्रोसीडिंग। तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं कि इस केस से संबंध नहीं है? तो जज बोला बिल्कुल संबंध है। जब चार्जशीट का हिस्सा है तो ओवरसाइट कमेटी की जांच तो पढ़ी सुनी जाएगी। अब सब ओवरसाइट कमेटी की जांच ही इनके फांसी का फंदा बन गई है पहलवानों की। क्यों? उसमें कुछ बयान दिए हैं, इसमें कुछ बयान दिए हैं। ओवरसाइट कमेटी ने कहा कि मैं तुर्की गई थी तो वहां पे मेरे साथ जौन दुर्व्यवहार किए नेताजी। फिर जब एफआईआर दर्ज कराए तो उसमें तुर्की का कोई जिक्र ही नहीं है। तुर्की वाली उसमें कहे हैं कि मैं नेताजी से मिलने इनके घर गई तो मेरा पति पार्टनर मेरे साथ था, मैंने बाकायदा परिचय कराया नेताजी के कमरे में। एफआईआर में लिखती है कि नहीं, पार्टनर को तो विनोद तोमर ने बाहर ही रोक लिया था, वो तो सड़क पर बैठा था, मैं अकेली गई थी रूम में। तो डिफेंस काउंसिल पूछता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टनर मेरे साथ गया था, मैंने परिचय कराया, आज कह रहे हैं कि नहीं पार्टनर तो बाहर बैठा था, विनोद तोमर ने जाने ही नहीं दिया। तो उस दिन झूठ बोल रही थी कि आज झूठ बोल रही हो? तो सर मैं कानून का विद्यार्थी हूं ना, आप पर हम बेसिक समझ तो रखते हैं कि यदि डिफेंस काउंसिल ने आपको एक जगह झूठा साबित कर दिया तो मुकदमा गया सर। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, क्या यही वजह है कि जो बजरंग पूनिया, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, सारे लोगों ने देखा है कि पिछले 6-8 महीनों, एक साल में जो है वो जरूरत से ज्यादा बोलते नजर आए हैं नेता की तरह। भाई नेता लोग तो बोलते ही रहते हैं, जरूरत से कम भी तो कोई नेता बोलता नहीं है। अगर बोलता है तो फिर नेता की बहुत बड़ी क्वालिटी वो नहीं रखता है। लेकिन ये लोग नेतागिरी जो लगातार करते आए हैं, जब से ये प्रोसीडिंग जिस हिसाब से आपने बताया कि स्पीडी हुई है, और काफी स्पीडी भी हुई है, ये भी आप बता रहे हैं कि लगातार उसमें डेट्स लग रही हैं, तो ऐसे में क्या अपने लगाए आरोपों और उसके पीछे की राजनीति की सच्चाई और उसका भविष्य देखने के बाद इनकी बोलती बंद हो गई है? चाहे वो बजरंग पूनिया हो, विनेश हो, चाहे साक्षी हो, अब इन बहुत ज्यादा नेतागिरी करते हुए नहीं समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, बोलते बंद नहीं गए, बहुत बहुत बुरी स्थिति में है। क्योंकि कोर्ट में जो चल रहा है वो छन छन के बाहर आ रहा है। दूसरी चीज असल की जो आका लोग थे ना, जो हैंडलर थे, वो खुद डवाडोल हो गए। एक एक करके सब लोग जो समर्थन में खड़े थे वो पीछे हटते चले गए, और आज इनको रणभूमि में अकेला छोड़ दिया गया। मेन इनका जो मेन जो जहां से इनको ऑक्सीजन मिल रही थी वो हुड्डा साहब थे। हुड्डा साहब के भाजपा में जाने की अफवाहें चल पड़ी हैं। मैं आपसे ये सवाल अलग से पूछने वाला था इसकी चर्चा, इस सवाल के बाद तो आपने इसका जिक्र लिया, लेकिन जरा इसको अभी किनारे रख दीजिए, बाकी कारण बताइए कि कैसे कहे इनकी बोलती बंद है केस के बाद। सर इनके खुद वकीलों ने इनको समझा दिया होगा कि इस केस में कोई दम नहीं है। बहुत संभावना है कि ये केस चार्ज की बहस में ही उड़ जाए, चार्जेस फ्रेम ना हो। या देखिए, साक्षी मलिक की जो वकील है रेबेका जॉन, उन्होंने साक्षी मलिक की कंप्लेंट पे तो ऑलरेडी बोल दिया है कि ठीक है, कंप्लेंट नंबर 6 के चार्जेस पे चार्ज फ्रेम ना किए जाए उसकी कंप्लेंट पे। हाँ, उन्होंने कह दिया हम परसों भी नहीं करेंगे। और जो असली कंप्लेनेंट हैं, कंप्लेनेंट नंबर 1, जो इस पूरे आंदोलन की धुरी रही हैं, उनकी कंप्लेंट तो एकदम झूठी है, सफेद झूठ, और क्रिमिनल ऑफेंस बनता है सर।
आप विनेश और फोगाट की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी जी जी। तो हाँ हुआ क्या है, और आप कह रहे हैं ना कि मामला बहुत तेजी से सुनवाई हुई जी। पिछली तारीख 16 तारीख की थी, अगली डेट 19 तारीख दे दिया है जज। 3-3 दिन पे सुनवाई कर रहा है सर। अच्छा, पहले क्या था कि बोला कि 6 कंप्लेनेंट है, तो जब चार्ज की बहस शुरू हुई तो 6 नंबर तक को पहले लिया। तो कल बोला कि नहीं, 6 नंबर को पहले 1 नंबर को डिस्कस करो। तो विनेश फोगाट का केस आ गया था, हमने उनकी कंप्लेंट आ गई सामने। अब उनकी कंप्लेंट झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। उनकी कंप्लेंट सबसे पहले तो वही है कि ओवरसाइट कमेटी को बोलो कि मेरा पति पार्टनर को बाहर अंदर ले गई थी, पर्चा कराया, एफआईआर में लिखती है कि नहीं बाहर रोक दिया था। तो बोले कब बताओ, ओवरसाइट कमेटी में झूठ बोली हो कि यहां झूठ बोली हो, कहीं एक जगह झूठ बोली हो। उसके बाद दूसरा 17 और 18 या 17 और 18 अक्टूबर 2017 की घटना है, जब पहली बार मेरे पार्टनर को बाहर रोक दिया, नेताजी ने सटकनी बंद की और मेरी टी शर्ट उठाई। ये कंप्लेंट में है ना। नेताजी कहते हैं उस दिन तो मैं था ही नहीं दिल्ली में, मैं तो लखनऊ में था। प्रूफ, उस दिन कोई एक हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट की ट्रायल हो रही थी। तो नेताजी, आपने तो देखा है नेताजी कैसे मंच पर जो है माइक लेके बैठते हैं और सारा दिन ट्रायल कराते हैं। उन्होंने 1000 वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हैं कि ये लीजिए, इस तारीख को इस ट्रायल में मैं लखनऊ में बैठ के ट्रायल कर रहा हूं। इधर मैडम जी कह रही हैं कि हमारा जो है रिमोट से जो है टी शर्ट उठा दिए, उसके बाद हमको उल्टी पड़ने लगे, हमको बुखार हो गया, हमको हम घर जाने की स्थिति में नहीं, तो हमारा पार्टनर हमको होटल में ले गया, होटल में चेक इन का रिकॉर्ड मिल गया है। अब स्टोरी के 2 हिस्से हैं, एक सुबह और एक शाम को। सुबह टी शर्ट उठी, शाम को होटल गए। होटल वाली कहानी सच्ची है क्योंकि होटल में एंट्री का रिकॉर्ड है दोनों का। सुबह वाली कहानी झूठी साबित कर दी डिफेंस काउंसिल ने कि उस दिन तो हमारा क्लाइंट जो है लखनऊ में था। फिर 17 तारीख को ये कहती है मैं जो मुझे फिर बुलाया, फिर मेरा पार्टनर मुझे लेके आया, फिर मेरा पार्टनर को बाहर रोक दिया गया, उस सड़क पर बैठा था गाड़ी में, फिर हमारा टी शर्ट उठाया। तो पुलिस ने पूछा हाँ भैया अगले दिन? बोला अगले दिन मैं गोंडा में था। पूरा फोरेंसिक डिजिटल एविडेंस है। नेताजी तो अपनी पूरी टीम लाव लश्कर के साथ चलते हैं ना, उनका तो कैमरामैन होता है, अपना खुद का पर्सनल वीडियो और फोटोग्राफी करने वाली टीम है, सोशल मीडिया टीम है। उसके बाद आजकल हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हजारों वीडियो है जब वो कि पूरे क्षेत्र में उस दिन 17 तारीख को 18 को घूम रहे हैं, जिम का उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ गए, वहां बर्थडे में गए, वहां तेरे में गए, वहां बरही में गए। अरे एक चीज और, वो तो उनको जो है वो सिक्योरिटी भी मिली हुई है श्रेणी की, तो उसमें जो है तो उसमें तो उनका जो है हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्डेड रहता है, केवल इस वजह से कि उनके साथ एक सिक्योरिटी टीम चलती है। तो उन्होंने तो अपनी एलआईबी, कानून की भाषा में जो एलआईबी कहा जाता है, वो एलआईबी लखनऊ और गोंडा में प्रूव कर दी। ये कह रहे हैं कि हमारा टी शर्ट उठा रहे थे दिल्ली में। तो कोर्ट तो पूछेगा ये तो झूठ बोल रही हो तुम, या तो वो तमाम वीडियो और वो एविडेंस झूठा है जो उनको लखनऊ और गोंडा में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, प्लस सीडीआर, कॉल डिटेल, फोन की लोकेशन, वो तमाम चीजें। तो इतना एविडेंस है सर इनके खिलाफ। अब ये मुकदमा आपको, आप बताइए कॉमन मैन कैसे बताइए ये मुकदमा कै दिन कोर्ट में टिकेगा? मैं बिल्कुल, वो बात तो समझ में आ रही है। बहरहाल मुकदमा तो कोर्ट में लड़ा जा रहा है और साबित वही होना है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग अचानक जो है सख्ते में कहा है, और जैसे होता है ना कि कुछ कर दिया है उसके बाद जो है सटक जाती है, तो वो सटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, इस सबके बीच में जो जिसका जिक्र आपने कर ही दिया था, ये हुड्डा जी वाला, ये हुड्डा जी का भारतीय जनता पार्टी से कुछ जो है वो प्रेम और प्रेम पातियां चल रही हैं, अंदर खाने बातचीत चल रही है। अब इसमें मुझे मतलब मेरे सामने 2 चीज आपसे पूछने के लिए होगा। एक तो क्या ये सही है, इसमें कितना दम है? अगर ऐसा है तो इसके राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेंगे हरियाणा की राजनीति पे? और दूसरा, एक पहलवान जी लोगों का, जो धरनाजीवी पहलवान जी लोग थे, उनका क्या होगा अगर हुड्डा जी जाके बीजेपी के साथ मिल जाएंगे तो?
सर ये तो बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाएगी अगर ऐसा हो गया। और अफवाह तो चल रही है, और देयर इज एवरी रीजन, हुड्डा के पास कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमांड ने पर्याप्त कारण दे दिए हैं कि हुड्डा नया ठौर ठिकाना तलाशे। क्यों? जो 3 घोषित गुट हैं वो है हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा। तो एक तंवर साहब थे, वो छोड़ के आ गए शायद बसपा में या कहां चले गए पहले, नहीं तो 4 गुट हुआ करते थे। हुड्डा साहब सोनिया जी के गुट के हैं, राहुल जी के गुट के हैं सुरजेवाला जी। राहुल जी सुरजेवाला को पसंद करते हैं, हुड्डा को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। मुख्य नेता हरियाणा के जो जाट वोट कंट्रोल करते हैं वो हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो हुड्डा को सीएम नहीं बनना है। और डिप्टी सीएम की औकात हरियाणा में क्या होती है आपको याद होगा, चांद मियां एक हुआ करते थे। हाँ, चांद मियां की क्या औकात थी? तो चांद मियां बनेंगे हुड्डा साहब। तो सर चंद्रमोहन कुछ ऐसा नाम था ना उनका, चंद्रमोहन कुछ ऐसा नाम था ना? चंद्रमोहन जी। अनुराधा बाली, जी जी। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली की प्रेम कहानी। जी, बड़ी अपने समय की बड़ी चर्चित, मतलब एकदम हीर रांझा टाइप की स्टोरी थी। दर्शकों को कभी बताएंगे इस पे भी कि ऐसे भी कैसे हुआ। जी 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 जी। तो हुड्डा के सामने था। अच्छा, पर बीजेपी ये चाहती है कि वो हुड्डा बीजेपी में ना आए, बल्कि एक अलग पार्टी बना ले, और उस पार्टी के साथ बीजेपी प्री पोल अलायंस कर लेगी और उनको 10-20 सीटें देगी। और रोहतक की पूरी बेल्ट, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार, पानीपत के लगे हुए हिस्सों में, जींद में जो जाट बेल्ट है उसमें बड़ी जबरदस्त पकड़ है हुड्डा साहब की। बहादुरगढ़ वगैरह पूरा इलाका, तो उसमें 20-22 सीट के पे प्री पोल अलायंस हो जाएगा हुड्डा के साथ। हुड्डा और बीजेपी मिलकर पूरा पोल स्वीप कर देंगे। और अब बात सर पेच उसमें है। वैसे एक बात बताऊं, ये पूरा 40 मिनट का वीडियो बनता है, ये पासिंग रिमार्क्स हम लोग इसमें दे रहे हैं क्योंकि मुख्य मुद्दा तो हमारा पहलवानी है ना, तो इस पे ये जस्ट एंगल है, तो इसको थोड़ा सा समेटेंगे, इस पे एक लंबा वीडियो करेंगे। हाँ बिल्कुल, हुड्डा की राजनीति और विशेष तौर पर गैर एक तरह से हटा दीजिए अगर इनको जो है अपने मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब को, तो विपक्ष की, और खासतौर से आज के समय में विपक्ष का चेहरा तो ऑफिशियली है ही है हुड्डा, भाई पार्टी में तो है ही है, अभी कांग्रेस में ही है, तो एक अलग बातचीत पूरी बनती है। अच्छा, अब हुड्डा साहब कि अगर राजनीति में देखिए, राजनीति के लिए ही उन्होंने एक तरह से पहलवानों का जो है शुरू में इनको शय दिया, और बाद में बात जब ये भी देखा गया, आपने अपनी बातचीत में स्वीकारा भी और बताया भी, और ये परिस्थितियां भी आपने दिखाई साफ साफ तौर पर कि कैसे हुड्डा ने बिल्कुल डिसोन कर दिया था इन पहलवानों को शुरू में ही। अब ऐसे में अगर कहीं गाये बगाए ये चले गए बीजेपी के साथ, और आप जो एक बात समझा रहे हैं कि कुछ जिलों में 20-25-30 सीटों का आप जो गणित बता रहे हैं, तो उस केस में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सामने जो एक ये समस्या आती कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए, शायद इसकी काट इसमें निकलती है कि उनकी क्षेत्रीय पार्टी बनवा दी जाए हुड्डा साहब की। जी, तो अब ऐसे में ये जो हरियाणा की राजनीति, हाँ, ये प्रयोग पीछे सफल रहा ना भाई। जजपा ने, दुष्यंत ने समर्थन दिया और दुष्यंत डिप्टी सीएम रहे, और भाजपा का डिप्टी सीएम और कांग्रेस की डिप्टी सीएम में अंतर होता है। भाजपा अपने डिप्टी सीएम को चांद मियां नहीं बनाती है, बना के रखती है। ठीक बात है। भाजपा का डिप्टी सीएम वाकई डिप्टी सीएम होता है। हेमंता विश्व शर्मा का उदाहरण देखा जा सकता है डिप्टी सीएम, है ना? हेमंता विश्व शर्मा को दे दिया। हमारे यूपी में 2 डिप्टी सीएम है, दोनों यूपी में बढ़िया, बिल्कुल व्यवस्था चल रही है। तो अगर ये जजपा वाला प्रयोग, अगर उस तरीके के भी डिप्टी सीएम हुड्डा साहब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत खराब स्थिति नहीं रहेगी। कुछ ऐसे पे समझौता आराम से हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अब सवाल सर ये है कि अगर ऐसा हो गया
तो हमारे पहलवान जी लोग क्या करेंगे? ये सब जानना चाहेंगे, क्या सर होगा ये इनका। सर ये बेचारे डाल से छूटे हुए बानर वाली स्थिति हो गई है क्या बिंब दिया आपने, डाल से छूटे बानर हैं, वो हाँ, बंदर सर जो डाल सारे। न न पैर के नीचे जमीन है और न ऊपर हाथ में डाल है, और बंदर जो है जमीन की तरफ गिर रहा है। और ये सर जी ऐसे गहरे गड्ढे में गिर रहा है ना जहां से इनको निकालने वाला कोई नहीं हुआ। सर एक तो इन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी ले ली ब्रजभूषण से। सर इट वॉज अ वॉर, इट वॉज अ ब्लो बिलो द बेल्ट। और सर बिलो द बेल्ट वार करने की भी एक हद गरिमा होती है। होनी चाहिए। सर जो इन्होंने व्यक्तिगत चरित्र हनन किया है ना, और जरा से छोटे से एक बहुत ही तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये छोटी सी चीज के लिए, है? अरे भाई उनका एक टारगेट था कि हमको बिना ट्रायल के एशियन गेम्स या कहीं पे खेलने दो, खिलवा के देख तू लिया क्या लिया है? आप बताइए ना, बिना ट्रायल के चाहे तमाम तिकड़म करके आपका उद्देश्य था कि हमको ट्रायल ना देनी पड़े, हम चले जाएं खेलने, खेल गए तो थे खेलने, क्या मिला? आ गए वापस। अध्यक्ष बनने चले थे, वो अभी पोल खुल जाएगी 1 महीने में। टिकट लेने चले थे कांग्रेस की, यही हुड्डा साहब से ये वायदा हुआ था। एशियन गेम्स किस लिए खेलने जा रहे थे? मेडल आ जाता, अगर ब्रॉन्ज भी आ जाता तो 2-4 करोड़ रुपए का जुगाड़ कर लेता। सर ब्रजभूषण शरण सिंह जब क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट दाखिल करेंगे ना सर, कच्छे और रुमाल बिक जाएंगे। क्रिमिनल डिफेमेशन लड़ते लड़ते जेल भी जाएंगे, और हरजाना जो देंगे वो अलग से। ब्रजभूषण शरण सिंह से पाला पड़ा है सर। और ये नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल सॉरी बोल के आए, गलती हो गई, पॉलिटिकल मंच से कही गई बातें थी। सर भीख मंगवा देगा। नहीं ठीक बात है। और आप जब ये कह रहे हैं ना कि ये बात सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह एक व्यक्ति की थोड़ी ना है, ऐसे में आप किसी भी एक व्यक्ति, हम तो कहते हैं ठीक है उनके ऊपर अगर ये गलत आरोप लगाए गए हैं, और निश्चित रूप से अगर वो अदालत से सारा मामला निपट जाने के बाद, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, बड़ी स्पीडी, अच्छा जिस हिसाब से स्पीडी ये सारा मामला चल रहा है, क्या लगता है आपको कितने दिन में ये फैसला आप देख रहे हैं, ऐसे अनुमान अनुमान? सर 6 कंप्लेनेंट है, जी मेरा अंदाजा है कि 3 पे तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं होंगे, 3 पे। एक तो साक्षी मलिक, वो तो खुद कह दिए कि नहीं चाहिए हमको, हाँ, नहीं करना है कुछ। और विनेश फोगाट पे भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो मामला ही झूठा है पूरा। वो तो डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस है कि मामला झूठा है। और ओवरसाइट कमेटी वाला झूठ भी है कि वहां कुछ बोल रही है, यहां कुछ बोल रही है। और ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना सर, ये तो तकरीबन हर कंप्लेनेंट की है जी। कि ओवरसाइट कमेटी में कुछ बोला है, यहां कुछ बोला है। तो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट ही इनके गले की फांस बन गई है, और उसमें जज बोल चुका है कि नहीं, ओवरसाइट कमेटी की जांच को और उसके निष्कर्षों को और उसके एफिडेविट्स को और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को का संज्ञान हम इस मुकदमे में लेंगे, उसको एविडेंस के तौर पे लेंगे। तो सर या तो ये मुकदमा चार्जेस की बहस में ही उड़ जाएगा, बहुत हुआ तो फिर अगर बहस में गया तो सर एविडेंस तो वैसे ही कोई नहीं है। ठीक बात है। अच्छा तो पहलवान जी, ये तीनों तिकड़ी जो है, आधी रिश्तेदारी तीनों तिकड़ी, जिसके बारे में आप लगातार कहते रहते थे, जीजा साली हैं और क्या क्या, तो इन लोगों का क्या हाल होगा सर? अगर मान लीजिए ये सब कुछ होता है, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला जो है वो कोर्ट में आ जाता है, हो जाता है उसका निपटारा, 500 वाला खत्म हो चुका है, इनका न कैरियर सामने दिखाई दे रहा है, खेलने भी गए इतना सारा बेईमानी करने के बाद और हक मारने के बाद जूनियरों का, वहां से क्या लेके लौटे, और अब राजनीति भी बिगड़ रही है, अगर हुड्डा साहब चले गए बीजेपी के पास, इनकी क्या गति होगी सर? सर इनको भिखारी बना देगा, बोला ना।
ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनकी पहलवानी गई, इनकी राजनीति गई। मुझे बहुत ताज्जुब ना होगा कि कल को इनकी नौकरी भी चली जाए। अरे या तो ये एकदम पैरों पे गिर जाएंगे, गलती हो गई बचा लो। एकदम जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पे अपमान किया गया था, आरोप लगाया था, उसी तरह सार्वजनिक और पूरा मतलब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग एकदम आके ब्रजभूषण सिंह के बाकी नेताजी गलती हो गई, बच्चे हैं, अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है सर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आप जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को फॉलो करते रहे हैं, और छोटी और सिर्फ आपका, मैं जानता हूँ कोई ऐसा क्या है, आप तो सत्य के अन्वेषण और प्रारंभ में हम भी जब भी बात किया है हमने पहलवानों के किसी भी मुद्दे पर, तो सत्य के अन्वेषण तक ही हमारा सारा चर्चा रही है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि पहलवानी पे एक लंबी बैठकी, लंबे अंतराल के बाद एक बैठकी हुई है, तो पहलवान जी से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। और आज की इस चर्चा से जो बात निकल के आई है कि हुड्डा और हुड्डा साहब और हरियाणा की राजनीति पर एक अलग से विस्तृत वीडियो, अलग से बैठ के इस पे बात करेंगे बाबा रामदास जी से। तो आज की इस चर्चा के लिए बाबा जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और दर्शकों, इसी के साथ आप सभी से आज के लिए विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का अभिनंदन, राम राम। जी, राम राम। नमस्कार दर्शकों।